पांचवी कारिका का पहले उपक्रम कर रहे हैं। एक नंबर में संप्रति। संप्रति मतलब अभी, जो अथा बोलते हैं ना, अभी शुरू कर रहे हैं जी। अब क्या बोलेंगे? प्रमाण विशेष लक्षणावसरे। अभी हम प्रमाण का सामान्य लक्षण तो कर दिए थे। सामान्य लक्षण क्या किए थे प्रमाण का? चित्तवृत्ति प्रमाण ही है ना? चित्तवृत्ति प्रमाण है, प्रमाकरणम प्रमाणम। ये याद रखो, सामान्य प्रमाण का लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम, सरल है एकदम। तो ये सामान्य लक्षण करने के बाद अभी प्रमाण विशेष लक्षणावसरे, प्रमाण विशेष के लक्षण के अवसर में पहले सबसे पहले प्रत्यक्ष को बताएंगे। प्रमाण विशेष लक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य। प्रत्यक्षस्य मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का सर्व प्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों बोल रहे? बोलते वो क्योंकि सर्व प्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्, जितने भी प्रमाण है उन सब में सबसे बड़ा वाला प्रमाण यही है, प्रत्यक्ष। तो सबसे बड़े वाले कोई, जैसे घर में बड़ा बेटे कोई ये देते हैं सबसे पहले, कोई भी लाभ हो गया, कोई अधिकार हो गया, उसको पहले देंगे। ऐसे ही प्रत्यक्ष का पहले लक्षण क्यों कर रहे? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, सबसे ज्येष्ठ है। सबसे ज्येष्ठ क्यों है? क्योंकि इसी के आधार पे बाकी सब प्रमाण होते। जैसे अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण कब होगा? जब आपने धूम को देखा प्रत्यक्ष से, तभी तो कर पाओगे ना। धूम अगर देखा ही नहीं आपने पर्वत में, तो अनुमान थोड़ी मन मन में आप धूम की भी कल्पना कर दोगे और वन्नी का भी कल्पना कर दो। दोनों अनुमान नहीं कर सकते, इसलिए पहले धूम का प्रत्यक्ष हो पर्वत में, उस प्रत्यक्ष के बाद में ही फिर मन में अनुमान होगा कि पर्वत में वन्नी है, क्योंकि धूम दिख रहा है ना। इसलिए प्रत्यक्ष सभी प्रमाणों से ज्येष्ठ है, क्योंकि उसी के आधार पे बाकी सब अनुमान आदि सब होते हैं। इसलिए सर्व प्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्। कैसे ज्येष्ठ है देखो जरा, तद अधीनत्वाच्च अनुमानादि नाम। अनुमानादि जो है वो सब तद अधीन, उस प्रत्यक्ष के अधीन है। तद अधीन, तद से क्या लेंगे? तद के सभी अनुमान। नहीं, तद से प्रत्यक्ष लेंगे। प्रत्यक्ष से अधीनत्वात्। अनुमानादि नाम प्रत्यक्ष से अधीनत्वात्। अनुमानादि जो है उनमें प्रत्यक्ष का अधीनत्व है, प्रत्यक्ष से अधीन है वो लोग सब। मतलब जैसे प्रत्यक्ष होगा उसके बाद में ही आप अनुमान आदि कुछ भी प्रमाण बोल सकते हैं। जैसे वेद मंत्र है, वेद मंत्र का आप श्रवण करोगे तो पहले आप श्रवण होगा ना, पहले मतलब शब्द का पहले श्रोत्रेंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा, उसके बाद में फिर वो शब्द का प्रमाण सिद्ध होगा, है ना। इसलिए हर प्रमाण, चाहे शब्द प्रमाण ले लो, चाहे अनुमान प्रमाण ले लो, कोई भी प्रमाण ले लो, वो प्रत्यक्ष के अधीन ही है। पहले प्रत्यक्ष होगा, उसके बाद में वो सब प्रमाण आएंगे। इसलिए सबसे पहले ये करें। और क्या बोलते बोलते सर्ववादी नाम विप्रतिपत्तेश्च। और ये एक ऐसा प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें सभी वादी, सभी वादी मतलब जितने भी वादी है, चार्वाकवादी, बौद्धवादी और वेदांतवादी और भाष्यवादी, जितने भी न्यायवादी है, वैशेषिकवादी है, जितने भी वादी है, उन सभी लोग इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं करता, विरुद्ध प्रतिपत्ति। सब लोग ने प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है, कोई भी ऐसा वादी नहीं है जो प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं माना। चार्वाक भी हो, चार्वाक ने भी एक ही माना है, लेकिन प्रत्यक्ष को ही माना है ना। इसलिए ये सर्ववादी नाम अविप्रतिपत्तेश्च। सभी वादियों का ये अविप्रतिपत्ति वाला है। मतलब अविप्रतिपत्ति मतलब अविरुद्ध प्रतिपत्ति वाला है, किसी ने भी विरोध नहीं किया इस प्रमाण का। तो ये इन कारण के वजह से सबसे पहले प्रत्यक्ष से तदेव तावत लक्षयति, ठीक है। इसलिए सबसे पहले प्रत्यक्ष का ही लक्षण कर रहा है, क्योंकि वही सभी प्रमाणों में ज्येष्ठ है, उसी के अधीन बाकी सब अनुमान आदि है।
और सभी वादियों ने इसके बारे में कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं की, विरुद्ध प्रतिपत्ति नहीं रखा। कोई भी नहीं बोलता है कि ये प्रत्यक्ष कैसे हो जाता है। जैसे अनुमान के लिए चार भाग बोले गए, अनुमान प्रमाण कैसे बोल रहे हो, ये तो आप कुछ भी मन में कुछ भी संकल्प विकल्प करके अनुमान कर दो। और अर्थापत्ति के लिए सब लोग बोलेंगे ये कैसे हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष के विषय में कहीं भी कोई भी प्रतिपत्ति नहीं। इसलिए तदेव तावत लक्ष्य थी, इसलिए तदेव तदेव मतलब प्रत्यक्ष एवं, प्रत्यक्ष को ही तावत लक्ष्य थी मतलब अभिलक्षण करेंगे। तो कैसे है देखो दे रहे अभी, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधमाख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वक माप्त श्रुतिराप्त वचनम तु। पहले प्रति विषय अध्यवसायो यहाँ तक, प्रति विषय अध्यवसायो, आगे है दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, और फिर बाद में तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनम तु। तो एक दृष्ट का लक्षण करते प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, दृष्ट प्रमाण का लक्षण कर दिया प्रति विषय अध्यवसायो, ये बता दिया था अभी वो पेज लिखा था ना सांख्य। ये न्याय वालों का तो इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे था, लेकिन इनका है प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम, ये प्रत्यक्ष का लक्षण है। फिर अनुमान को बोलते त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमानम त्रिविधम आख्यातम, अनुमान को तीन भेद में ये लोग विभाजित कर देते हैं। इसको भी वो पेज में बताया था, एक का पूर्ववत, एक है शेषवत, एक है सामान्य तो दृष्टा। ये आगे बताएंगे क्या क्या होता है। और अनुमान का लक्षण है तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, अनुमान कैसे है बोलते लिंग और लिंगी पूर्वक, लिंग ज्ञान और लिंगी ज्ञान, ये दो ज्ञान पूर्वक ही अनुमान होता है। और आप्त श्रुति ही आप्त वचनम तू, आप्त वचन क्या है बोलते आप्त श्रुति ही आप्त वचनम, मतलब हर एक प्रमाण का, तीनों प्रमाण का लक्षण दे दिया इसमें। दृष्ट प्रमाण का क्या लक्षण दे दिया, प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम, हाँ ये दृष्ट का प्रति विषय अध्यवसाय। और अनुमान का लक्षण अनुमान, ठीक है, उसका त्रिविधम भी बता दिया। और आप्त वचन का लक्षण आप्त श्रुति आप्त वचनम, तो यहाँ पर तीनों प्रमाण का लक्षण दिया पांचवी कारिका में, ठीक है। अभी देखो पहले दृष्ट प्रमाण के विषय में बता रहे, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम इति, इसका अभी अर्थ करेंगे। अत्र दृष्टम इति लक्ष्य निर्देश, ठीक है। अभी देखो एक लक्ष्य होता है एक लक्षण होता है, पहले ही बताया था, जैसे जिसका लक्षण कर रहे हैं वो लक्ष्य हो जाएगा, गो का लक्षण करेंगे तो गो लक्ष्य हो जाएगा, और अनुमान का लक्षण करेंगे तो अनुमान लक्ष्य बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर लक्ष्य क्या है, लक्ष्य प्रत्यक्ष प्रमाण दृष्टम, दृष्ट। अभी दृष्ट का प्रमाण, दृष्ट का लक्षण कर रहे हैं तो लक्ष्य कौन होगा, दृष्टम। इसके जरिए अत्र दृष्टम इति लक्ष्य निर्देश, दृष्टम जो पद आया प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम, दृष्टम क्या चीजें बोलते हैं, लक्ष्य का निर्देश कर दिया कि इसी का भी लक्षण कर रहे, दृष्टम किम, तो उसी का लक्षण देंगे आगे, ठीक है। बोले परिशिष्टम तो लक्षणम, बाकी जो बच गया है ये वाला परिशिष्ट बच गया प्रति विषय अध्यवसाय, ये बच गया, इसी को बोलते हैं इति लक्षणम, ये लक्षण है। मतलब प्रति विषय अध्यवसायो ये लक्षण हो गया और दृष्टम ये लक्ष्य हो गया। जैसे गो हो शासनादि मत्वम, इसमें बताओ लक्षण क्या है और लक्ष्य क्या है, लक्ष्य गो है ना, हाँ लक्ष्य गो हो गया, और लक्षण ये गो का लक्षण हो गया है ना। ऐसे ही कई लक्षण है, पृथ्वी का लक्षण है गंधवती पृथ्वी, तो सामान्य जी इसमें लक्ष्य क्या है लक्षण क्या है बताइए। पृथ्वी लक्ष्य है, हाँ, और लक्षण लक्षण है गंधवती, गंध है उसका, गंधवती लक्षण हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्रति विषय अध्यवसाय ये हो जाएगा लक्षण, और लक्ष्य क्या होगा,
दृष्टम। दृष्टम, ठीक है। तो वहाँ पर परिशिष्टम के यहाँ पर आप एरो करके ऊपर में ही प्रतिविषय अध्यवसाय उसको दिखा। परिशिष्ट क्या हो गया? प्रतिविषय अध्यवसाय, ये बाकी बच गया, परिशिष्ट है बचा हुआ, तो वही लक्षण है। और दृष्ट ये लक्ष्य है। और लक्षण क्यों? हाँ, परिशिष्टम। हाँ, परिशिष्ट मतलब प्रतिविषय अध्यवसाय। परिशिष्ट मतलब जो बाकी बच गया। ये जो पूरे वाक्य में प्रतिविषय अध्यवसाय दृष्टम, ये वाक्य में पहले बता दिए दृष्ट पद है लक्ष्य। दृष्टम ये लक्ष्य हो गया, और बाकी क्या बच गया? प्रतिविषय अध्यवसाय ये बच गया। यही परिशिष्ट को लक्षण बोलेंगे। बस, मतलब जो दृष्ट पद को बता दिया, दृष्ट पद लक्ष्य है, और जो बाकी बच गया ये वाक्य में प्रतिविषय अध्यवसाय, जो बाकी परिशिष्ट है वही लक्षण है। बस परिशिष्ट बोल दिया, मतलब यहाँ ऐसे देना चाहिए था, प्रतिविषय अध्यवसाय हो तो लक्षणम, ऐसे देना चाहिए था। लेकिन ये वाचस्पति मिश्र है ना, ये अपना बुद्धि तो इनका है ही है, तो ये बताते हैं कि परिशिष्ट मैं बोलूंगा। तो तुम लोग समझो अभी परिशिष्ट क्या है। अभी ये लक्षण का क्या प्रयोजन होता है? हर लक्षण का प्रयोजन होता है कि इतर से भिन्नता दिखाना, है ना। हर लक्षण का प्रयोजन है व्यावृत्ति करना, दूसरों से भिन्नता दिखाना। ऐसे पृथ्वी का लक्षण कर दिया गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंध वाली है, तो अभी जो भी गंध वाला दिखेगा वो पृथ्वी में आ जाएगा, और जो गंध वाला नहीं होगा वो पृथ्वी से भिन्न हो जाएगा। तो हर लक्षण का प्रयोजन यही होता है कि दूसरों से भिन्नता दिखाना। ये इसमें क्या हटके क्या चीज है? तो इसलिए यहाँ पर भी देखो दे रहे लक्षण का क्या प्रयोजन, बोलते समान असमान जातीय व्यवच्छेदो लक्षणार्थः। समान जातीय और असमान जातीय से व्यवच्छेद करने वाला, व्यवच्छेदक बोलते हैं परिहार करने वाला। मतलब दूसरे समान जातियों से भी परिहार करा देगा, भिन्नता दिखाएगा, और असमान जातियों से भी भिन्नता दिखा देगी। जैसे पृथ्वी का लक्षण कर दिया गंधवती पृथ्वी, ठीक है। अब ये पृथ्वी द्रव्य है, 9 द्रव्य होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और काल दिल आत्मा मन। ये 9 द्रव्य में पृथ्वी का लक्षण कर दिया कि गंधवती पृथ्वी। तो अभी ये 9 के 9 में से पृथ्वी को बता दिया कि गंध वाली पृथ्वी होगी, तो पृथ्वी में द्रव्य है, तो ऐसे द्रव्य जाति वाले बाकी 8 भी थे। तो पृथ्वी में भी द्रव्यता थी और बाकी 8 में भी द्रव्य है, तो ये लोग समान जाति थे। तो समान जाति में भिन्नता दिखा दिया कि समान जाति वाले तो 9 के 9 है, लेकिन ये पृथ्वी बाकी 8 से भिन्न है क्योंकि ये गंध वाली है। इसलिए समान जातियों में भी इसने भिन्नता दिखा दिया। समान जाति वाले जितने भी है, जैसे विद्यार्थी सब है, लेकिन राम जो है बहुत चतुर है, तो सभी विद्यार्थियों में राम को भिन्न दिखा दिया। तो समान जातियों में भिन्नता दिखाते हैं ये लक्षण, और असमान में तो दिखाएगा ही। फिर असमान जैसे पृथ्वी 7 पदार्थ में अभाव पदार्थ से भिन्न है क्या नहीं? वो तो असमान में तो भिन्नता रहेगी। जैसे राम तो इन विद्यार्थियों में ही भिन्न था, और कॉलेज के विद्यार्थी से और भिन्न होगा क्या नहीं? वो स्कूल का विद्यार्थी, स्कूल के विद्यार्थी में ही वो भिन्न था बाकी सबसे। अभी कॉलेज के विद्यार्थी से तो भिन्न होगा ही अपने आप। तो इसलिए ये जो लक्षण होगा ये क्या करता है, समान जाति वाले जितने होंगे उनसे भी भिन्नता दिखा देगा, और असमान जाति वालों से भी भिन्नता करके दिखा देगा। तो यही लक्षण का प्रयोजन होता है। लक्षण इसलिए करते हैं कि वो थोड़ा सा उस व्यक्ति की भिन्नता दिखा देता है, समान जाति वालों से और असमान जाति वालों से भिन्नता दिखाएगा। ऐसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति वाले बहुत है, उसमें से एक अच्छा विद्वान है, तो ब्राह्मण जाति मतलब समान जाति में ही उसका भिन्नता दिखा दिया कि ये ब्राह्मणों में विद्वान है। और बाकी असमान जाति में तो अपने आप ही भिन्न होगा,
क्षत्रिय से तो खुद ही ऐसे ही भिन्न हो जाएगा, वैश्य से ऐसे ही भिन्न हो जाएगा, शूद्र से तो ऐसे ही भिन्न है, असमान जाति से तो ऐसे ही भिन्न था ही, और समान जाति में भी इस लक्षण से भिन्नता आ गई। तो इसलिए दे देखो, समान असमान जातीय व्यवच्छेद लक्षणार्थ। व्यवच्छेद करना मतलब भिन्नता करना, समान जाति और असमान जातियों से भिन्नता कर देना, यही लक्षणार्थ, लक्षण से प्रयोजन, लक्षण से प्रयोजन होता है। तो अभी लक्ष्य हो गया दृष्टम और लक्षण हो गया प्रति विषय अध्यवसाय। अभी देखो उसको अवयवार्थस्तु 4 नंबर में अवयव का अर्थ बता रहे। अवयव मतलब ये जो लक्षण है प्रति विषय अध्यवसाय, इसमें अभी तोड़ तोड़ के इसमें एक एक अवयव जो है उसको तोड़ तोड़ के क्या होगा उसको बता रहे वाचस्पति मिश्र। सबसे पहले बता रहे देखो, ये प्रति विषय अध्यवसाय में विषय नाम का चीज दिख रहा है ना, ये विषय का क्या चीज, लक्ष्य क्या, विषय क्या चीज होती है वो बता रहे, इसको याद रखना चाहिए। विषय का देखो कितना बढ़िया लक्षण करते हैं, बोलते हैं विसिन्वन्ति विषयिणम अनुबध्नन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति इति विषयः। विषय क्या होता है, बोलते विसिन्वन्ति इति विषय, ये बनता है शीय बंधने धातु से, बी उपसर्ग है और शीय बंधने धातु है, और ये स्वादि का है इसलिए इसको स्नु हो गया, स्नु विकरण होकर के विसिन्वन्ति मतलब बध्नाति, बांधता है। जो विषय क्या होता है, बांध देता है। किसको बांध देता है, बोलते विषयिणम, उस विषय को जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है उसको बांध देता है ये विषय। तो यही विषय का लक्षण है, विसिन्वन्ति हो बध्नाति, विषयिणम अनुबध्नन्ति। विषयी जो है, विषयी मतलब ज्ञान, सामने वस्तु है वो ज्ञान क्या करेगा, विषय क्या करेगा, उस ज्ञान को उसके आकार में ढाल देगा। ज्ञान एक स्वच्छ पदार्थ है, लेकिन जैसे ही घट को देखा तो घटाकार बन जाता है वो ज्ञान, है ना। जैसे एक व्यक्ति है वो शुद्ध था, तो जैसे ही लेकिन अपने पुत्र को देखता है तो उसके अंदर में एक बंधन आ जाता है, मैं पिता हूँ और मेरा कर्तव्य है। और पत्नी को देखेगा तो उसके अंदर पति जैसे बंधन आ जाता है, और माता को देखे तो पुत्र जैसे बंधन आ जाता है। ये सब क्या है, विषय तो है, पुत्र एक विषय है, पत्नी एक विषय है, माता एक विषय है, पिता एक विषय है, ये सब विषय है। ये विषय विषयी को मतलब जो ज्ञान करने वाला पुरुष है उसको बांधता है। विषयिणम अनुबध्नाति बध्नन्ति, तो इसलिए दे रहे विषय क्या होता है, विसिन्वन्ति विषयिणम अनुबध्नन्ति। कैसे बांधता है, बोलते स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति, उसको अपने रूप से निरूपण किया। जैसे घट तो घट ही था और ज्ञान ज्ञान था, लेकिन जैसे ही घट का ज्ञान के साथ संबंध हुआ ये ज्ञान घटाकार बन गया। ज्ञान घट नहीं था लेकिन घट ने, जो विषय घट है उसने इसको घटाकार स्वेन रूपेण निरूपणीयम कर दिया, मतलब घट रूप से उस ज्ञान को निरूपणीय बना दिया। तो यही विषय होता है। ये वाला याद रखना चाहिए। विषय के बारे में कभी आप बताओगे किसी को, ये याद रखना चाहिए। विषय क्या होता है, विषय अनुबध्नन्ति विसिन्वन्ति विषयिणम अनुबध्नन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति इति विषयः। और क्या विषय बोलते हैं, विषयः पृथ्व्यादयः सुखादयश्च। विषय तो है पृथ्वी आदि सब तत्व है, और सुखादि भी विषय है। ये सब हमारे लिए विषय है, और ये तो हमारा विषय है। और योगी लोगों का तो अलग ही विषय होता है। क्या विषय होता है, बोलते हैं अस्मदादीनाम अविषयाः तन्मात्र लक्षणा योगिनाम ऊर्ध्व स्रोतसाम च विषयाः। जो योगी लोग होते हैं उनका विषय और थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग तो ये स्थूल भूत को ही देखते हैं, लेकिन योगी तो सूक्ष्म को भी देख लेते हैं, वो तन मात्रा को भी देख लेते हैं वो लोग। तो दे रहे अस्मदादि नाम अविषयाः, हमारा जो विषय नहीं बन पाता। अस्मदादि नाम, अस्मद आदि नाम मतलब हम सबका अविषयाः, जो अविषय है हम सबको नहीं मालूम पड़ता। क्या बोलते, तन मात्र लक्षण, जो तन मात्रा ये सब होते हैं जो सूक्ष्म है, तन मात्रा पंच तन मात्रा। पंच तन मात्रा हमारा जी क्या? हाँ, पंच तन मात्रा सूक्ष्म है ना, उसी से ही तो बना है ये सब।
16 तत्व। पंचतन्मात्रा क्या है करो? पंच तन्मात्रा में जो हम लोग में सूक्ष्म महाभूत है ना वेदांतियों में, सूक्ष्म पंच महाभूत जिनके सत्व अंश से पंच ज्ञानेंद्रिय बन जाती है, हाँ वो तन्मात्रा। ये लोग उसी को तन्मात्रा बोल देते हैं। तो वो सूक्ष्म महाभूत को देखते हो क्या आप? नहीं दिखता। हमको तो इंद्रिय भी नहीं दिखती, उसकी कार्य सत्व गुण का कार्य इंद्रिय भी नहीं दिखता। ये आंख तो केवल गोलोक है इसका, ये जो सामने दिख रहा है ना ये आंख जो, ये बोल रहे कैसे, ये तो आंख तो दिखता है, ये आंख केवल एक गोलक है इसका, बस इंद्रिय नहीं है वो। तो लेकिन ये योगियों को दिख जाता। जन्मास लक्षण योगी नाम ऊर्ध्व स्रोत साम चल विषया। योगी और जो ऊर्ध्व स्रोत होते हैं जिनका वीर्य ऊर्ध्व में चले गया, मतलब उनका अभी मन बुद्धि जो है नीचे संसार की तरफ नहीं जाता, तो ऐसे ऊर्ध्व स्रोत जो होंगे उनका विषय ये तन्मात्रा भी हो जाते हैं, लेकिन ये हमारा नहीं है। हमारा तो पृथ्वी आदि सुख आदि है बस। और प्रति विषय का देखो अर्थ करे, विषय विषय प्रति वर्तते इति प्रति विषयम इंद्रियम। ये तो पहले ही बता दिया मैंने लिखकर। तो विषय विषय प्रति वर्तते, हर विषय में जो जाके घुस के रह जाता। कौन रहता है बोलते? इंद्रिय। इंद्रिय सब विषय में घुस जाता है, उसको कुछ नहीं, जो मिल गया दे दो। इसी प्रति विषय में इंद्रियम वृत्ति च सन्निकर्ष वर्तते जो है ना, विषय विषय प्रति वर्तते, वर्तन होना मतलब सन्निकर्ष होना, संबंध होना, इसलिए देते हैं वृत्तिश्च सन्निकर्ष। इंद्रियों का विषय में वृत्ति क्या है? सन्निकर्ष होना, संबंध हो जाना। बोलते अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रियम इत्यर्थ। तो इसलिए प्रति विषय का अर्थ हो जाएगा कि अर्थ के साथ सन्निकृष्ट जो इंद्रिय है वो हो गया प्रति विषय, अर्थों के साथ संबंधित इंद्रिय। और तस्मिन अध्यवसाय प्रति विषय, फिर आगे अध्यवसाय। अध्यवसाय का मतलब बोलते तस्मिन उस प्रति विषय में अध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ होगा निश्चित बुद्धि वृत्ति, वही होता है आपका दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष। तो तदाश्रित इत्यर्थ। तो प्रति विषय अध्यवसाय का इसमें इतना बढ़िया सब विषय का पहले लक्षण किया, विसिन्वन्ति अनुबध्नन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति इति विषयः। फिर प्रति विषय का अर्थ कर दिया विषय विषय प्रति वर्तते, मतलब अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय। फिर अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय में जो अध्यवसाय होता है, निश्चय बुद्धि वृत्ति होगी, वही दृष्ट है। आगे देखो अध्यवसाय बुद्धि व्यापारो ज्ञानम। अध्यवसाय क्या होता है बोलते? बुद्धि का व्यापार, ज्ञान, चित्त वृत्ति। आगे उपात्त विषयाणाम इंद्रियाणाम वृत्तौ सत्यम बुद्धेः तमो अभिभवे सति यह सत्वम उद्रेकः स्व अध्यवसाय इति वृत्ति ज्ञानम च आख्यायते। चलो इसको कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।